तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे कुमाऊं के चंद वंश का इतिहास। इससे पहले हम लोग गढ़वाल का परमार वंश कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल कंप्लीट कर चुके हैं। और उत्तराखंड में जो भी प्राचीन राजवंश स्थापित हुए थे वो सारे के सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए उसके बाद हमने शुरू किया तो कुमाऊँ के चंद्रवंश का इतिहास। कुमाऊँ का चंद्रवंश का इतिहास भी आपका खत्म ही होने वाला है। देखिए इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसके बाद जो हमारे कुमाऊँ में जो भी चंद्र शासक रहेंगे उनकी जो भी जानकारी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। यानी कि हमारे चंद्रवंश में जो भी राजा आएंगे वो अगली वीडियो जो हमारी आएगी वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 2-3 वीडियो मैं आपको और दूंगा जिसमें हम चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जो न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनकी जो कर व्यवस्था थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं देवी चंद के बारे में, अजीत चंद के बारे में और कल्याण चंद चतुर्थ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं देवी चंद से। अगर हम लोग बात करते हैं देवी चंद के शासनकाल की, 1720 से लेकर 1726 ईस्वी तक देवी चंद का शासनकाल रहता है। और अगर हम लोग बात करते हैं देवी चंद चंद वंश के किस क्रम का राजा रहा है तो 54वें नंबर का यह राजा रहेगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1720 में जगत चंद की मृत्यु जाती है। अब ये जगत चंद कौन था? जगत चंद देवी चंद का पिता था। तो जैसे ही 1720 में जगत चंद की मृत्यु होती है उसके बाद उसका पुत्र जो कि देवी चंद होता है वह बैठता है कुमाऊं की गद्दी पर। 1720 से लेकर 1726 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा। तो अगर बात करें देवीचंद के पिता की तो देवीचंद का पिता कौन हो जाएगा? जगत चंद। चलिए ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं समकालीन परमार शासक की कि देवीचंद का समकालीन परमार शासक कौन रहेगा तो प्रदीप शाही रहेगा देवीचंद का समकालीन परमार शासक। फिर देखिए हमको कुछ ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, इन ताम्रपत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए झिजाड़ व बरम ताम्रपत्र, दो ताम्रपत्र हैं जिनको झिजाड़ व बरम ताम्रपत्र इनके नाम हैं। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। देखिए झिजाड़ ताम्रपत्र के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखिए झिजाड़ ताम्रपत्र जो हमको प्राप्त हुआ है उसमें हमको देवी चंद्र के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। वो क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए झिजाड़ ताम्रपत्र में देवी चंद को महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई जीव कहा गया है। और बरम ताम्रपत्र जो है उसमें देवी चंद को महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई कहा गया है। देखिए नाम दोनों सेम ही है, महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई नाम दोनों सेम ही है। सिर्फ जो झिजाड़ ताम्रपत्र में है इसमें लास्ट में जीव लगा हुआ है लेकिन इसमें जीव लगा हुआ नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन सकता है, ऐसे भी करके उत्तराखंड में एग्जाम वर्तमान में बन जा रहा है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि श्री देवी सिंह गोसाई जीव या फिर महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई जीव झिजाड़ ताम्रपत्र में यह जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देवी चंद के लिए। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा देवी चंद को महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई जीव किस ताम्रपत्र में कहा गया है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? झिजाड़ ताम्रपत्र में। फिर देखिए जिस समय देवीचंद गद्दी पर बैठा उस समय राजकोष धन संपदा से भरा हुआ था। देखिए जब मैं आपको जगत चंद पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको ये बताया कि जगत चंद का जो शासनकाल रहता है वो उसको कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है। यानी कि जगत चंद के समय में जो जो शासन था, जो प्रशासन था, जो राजकोष था वो काफ़ी भरा हुआ था। शासन प्रशासन वहाँ पर उचित व्यवस्था थी और राजकोष उसमें पूरा भरा हुआ था। धन धान्य से पूरा परिपूर्ण उस समय राज्य था। तो वही धन धान्य जो जो परिपूर्ण जो राज्य था वही राजकोष था, वो देवीचंद को उत्तराधिकार में मिला था। अब देखिए इसी के समय में क्या होगा, मतलब इसको काफी सारा धन, मतलब एक हम कह सकते हैं राजकोष में इसके समय पे था। अब देखिए चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए देवीचंद अपने चाटुकार सलाहकारों से घिरा रहता था तथा इन्हीं सलाहकारों ने देवीचंद को कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने का सपना दिखाया था। देखिए जब भी कोई राजा अगर अपने चाटुकार सलाहकारों की बात मानता है तो उस राज्य का पतन होना निश्चित ही होता है। तो देवीचंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके कुछ चाटुकार सलाहकार थे जो इसने जिसने जिन्होंने देवीचंद को यह सलाह दी कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की। अब देखिए इस कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने का जो इसने सपना देख लिया था, अब देखिए यहाँ से क्या क्या स्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, परिस्थितियाँ कैसे करके चेंज होती रहती हैं। देखिए अपने चाटुकार सलाहकारों मानिक बिष्ट, जो इसके हम अगर बात करें इसके चाटुकार सलाहकारों की तो मानिक बिष्ट और पूरनमल बिष्ट इनमें से मुख्यतः इनका नाम आता है। तो मानिक बिष्ट और पूरनमल बिष्ट के कहने पर देवीचंद ने सारा खजाना लुटा दिया तथा स्वयं को विक्रमादित्य तुल्य समझकर उसने एक नया संवत भी चलाना चाहता। अब देखिए इतना अगर उसको राजकोष अगर हम कह सकते हैं उसके समय जगत चंद के समय में जो राजकोष इतना भरा हुआ था वो सारा का सारा राजकोष देवीचंद ने
हम लोग कह सकते हैं किसी को दक्षिणा दान करने में सारा का सारा खत्म कर दिया। क्यों? इसको सिर्फ कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की चाह थी। और यह चाह किसने दी हुई थी? जो इसके चाटुकार सलाहकार थे इन्होंने। क्योंकि जो ये धन, ये दक्षिणा दक्षिणा जो दान दे रहा था, पैसा ये सबको लुटा रहा था, इसमें जो इसके सलाहकार थे ये ही अपना घर भर रहे थे इन सब पैसों से, मतलब कि वही समेटते हुए जा रहे थे। लेकिन देवीचंद को ये बात समझ नहीं आ रही थी। वह उन सलाहकारों की बातों में आया हुआ था। तो इस कारण से उसने क्या किया, अपने सारे राज्य का खजाना लुटा दिया तथा स्वयं को विक्रमादित्य तुल्य समझकर उसने एक नया संवत भी चलाना चाहा। चलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, किस चंद्र शासक ने कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने का सपना देखा था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देवीचंद ने कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने का सपना देखा था, हालांकि यह उसका सपना साकार नहीं हो पाया था। फिर देखिए ये भी पूछ सकता है कि किस चंद्र शासक ने एक नया संवत चलाने का सोचा था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देवीचंद ने, हालांकि यह ना तो संवत चला पाया था और ना ही कुमाऊं का विक्रमादित्य बन पाया था। फिर देखिए इतिहासकारों ने देवीचंद को कुमाऊं के मोहम्मद तुगलक की संज्ञा दी है। कहीं कहीं किताब में आपको ऐसा मिलेगा कुमाऊं का तुगलक, और कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा कुमाऊं के मोहम्मद तुगलक। तो बात एक ही है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कुमाऊं का तुगलक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देवीचंद को कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है। या कह सकते हैं कुमाऊं के मोहम्मद तुगलक की संज्ञा किसे दी गई है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देवीचंद को कुमाऊं के मोहम्मद तुगलक की संज्ञा दी गई है। फिर देखिए चंद राज्य में अवनति काल की शुरुआत भी देवीचंद के समय से ही होती है। जगत चंद वाली जब मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको डेट बताई थी 1720। मैंने आपको ये बताया था जैसे ही 1720 ईस्वी में जगत चंद की मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु के साथ ही चंद वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। होता क्या है, जगत चंद काफी अच्छा शासक रहा था और उसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है। लेकिन जैसे ही देवीचंद गद्दी पर बैठता है, यह कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने का सपना देखता है। जितना भी ऐसा खजाना होता है वो इसको ऐसे ही लौटा देता है कुमाऊं के विक्रमादित्य बनने की चाह में। और इसके शासनकाल से क्या होगा, यहाँ पर से स्थितियां पूरी चेंज होने लग जाएंगी, षड्यंत्र होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, चंद वंश का पतन होना शुरू हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्तों कि चंद वंश का पतन होना किस चंद शासक के काल से शुरू हुआ था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देवीचंद के समय से ही चंद वंश का पतन होना शुरू हो गया था। अगर आपसे डेट पूछे तो 1720 आपको याद रखनी है, क्योंकि 1720 में ही यह राजा बनता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो चलिए अब थोड़े युद्धों की ओर हम लोग ध्यान दे देते हैं। कुछ ऐसे हुए थे युद्ध भी इसके टाइम पे हुए थे, जो परमार शासक थे उनके मध्य में और कुमाऊं शासकों के मध्य में, परमार और कुमाऊं शासकों के मध्य में यहाँ पर कुछ युद्ध होते हैं। उन युद्धों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए देवीचंद के समय परमार शासक प्रदीप शाह ने पिंडर घाटी पर अपना अधिकार कर लिया था। मैंने अभी आपको बताया ना, जो प्रदीप शाह रहेगा वह देवीचंद का समकालीन रहेगा। तो देवीचंद के समय परमार शासक प्रदीप शाह ने पिंडर घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए पिंडर घाटी पर पहले चंदों का अधिकार था, लेकिन यहाँ पर प्रदीप शाह क्या कर रहा है, पिंडर घाटी पर उसने अपना अधिकार कर लिया। इसी के समय गढ़वाली सेना कत्यूर घाटी में बैजनाथ तक पहुंच गई थी। मतलब कि अगर हम लोग बात करें, चंदों की राजधानी थे, ज़्यादा दूर थे नहीं ये शासक। फिर देखिए क्या होता है, बैजनाथ मंदिर के समीप रणचूल मैदान में हुए युद्ध में देवीचंद की सेना ने प्रदीप शाह को पराजित कर दिया। जैसे कि ये लोग पहुंच गए थे कत्यूर घाट में बैजनाथ तक, तो वहां पर एक युद्ध होता है देवीचंद और प्रदीप शाह के मध्य में रणचूल मैदान में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि देवीचंद जब कत्यूर घाट बैजनाथ तक पहुंच गया था, तो देवीचंद और नहीं, जब प्रदीप शाह कत्यूर घाटी में बैजनाथ तक पहुंच गया था, तो प्रदीप शाह और देवीचंद के मध्य में युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रणचूल मैदान में यह युद्ध हुआ था। बैजनाथ मंदिर के समीप यह स्थित है। तो इसमें क्या होता है, देवीचंद की सेना ने प्रदीप शाह को पराजित कर दिया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देवीचंद ने श्रीनगर जीतने का असफल प्रयास किया। जैसे कि इसने क्या किया, प्रदीप शाह को यहाँ से पराजित कर दिया, तो इसको थोड़ा इसका उत्साह है वो थोड़ा बढ़ जाता है। फिर यह क्या करता है, श्रीनगर यानी कि जो गढ़वाल के परमार शासक हैं उनकी राजधानी है श्रीनगर, ये क्या करता है, श्रीनगर पर आक्रमण करता है और उसको वहाँ पर मतलब ये आक्रमण तो करता है, लेकिन वहाँ जीत नहीं पाता है और असफल हो जाता है। अपनी हार की झुंझलाहट छुपाने के लिए उसने एक पहाड़ी की चोटी को विजित कर उसका नाम फतेहपुर रख वहां पर उत्सव मनाया। जैसे कि यह निकला था श्रीनगर को जीतने में, श्रीनगर तो ये जीत नहीं पाता है, तो क्या करता है, एक पहाड़ी की ओर जाता है और उस पहाड़ी पर अपना अधिकार कर लेता है। और मतलब अपनी हार की झुंझलाहट को छुपाने के लिए, मतलब वो हार तो गया ही था, मतलब असफल प्रयास रहा था ना इसका श्रीनगर में, हार तो गया ही था, लेकिन उसको हार रास नहीं आ रही थी। उसने क्या किया, एक पहाड़ी पर गया, उस पहाड़ी को मतलब वहां पर जो पहाड़ी था उस पर अपना अधिकार कर लिया और उसी अधिकार को उसने उत्सव के रूप में मनाया और उस पहाड़ी का नाम उसने क्या रखा, फतेहपुर, उस पहाड़ी का नाम रखा। चलिए ठीक है।
देखिए देवी चंद की मूर्खता के कारण उसके उत्तराधिकारी, देखिए अभी एक कल्याण चंद्र चतुर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए देवी चंद की मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि देवी चंद ने सारा अपना खजाना लुटा दिया था, तो होगा क्या देखिए, अब जो इसके आने वाले शासक हैं वो इसका परिणाम भुगतेंगे। कैसे भुगतेंगे इसको हम लोग जानते हैं। देखिए जो कल्याण चंद्र चतुर्थ होता है, कल्याण चंद्र चतुर्थ आप इसको नोट कर लेंगे। कल्याण चंद्र चतुर्थ जो होता है वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में जाता है, और उसको कुछ कारण होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा जब क्यों जाता है, इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा जब कल्याण चंद्र चतुर्थ पढ़ाऊंगा। तो उसके दरबार में जाता है, लेकिन उस समय इसको भेंट देने के लिए इसके राजकोष में कुछ भी नहीं होता है। तो जागेश्वर मंदिर से इसने क्या किया था, ऋण लिया था वहां पर मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने के लिए। जागेश्वर मंदिर से इसको ऋण लेना पड़ा था। तो ऐसी कुछ कंडीशन हो गई थी कल्याण चंद्र चतुर्थ के आते आते हुए। ये सब किसके कारण हुआ, देवी चंद की मूर्खता के कारण, जो कि अपने सलाहकारों की बातों में आता है और सारा का सारा जो धन है उसको लुटा देता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए देवीचंद ने रोहिला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त किया। जैसे कि रोहिला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त करता है और मुगल बादशाह को चुनौती दे डालता है। देखिए इस समय देवीचंद जैसे कि स्थिति काफ़ी कमजोर थी इसकी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर रहा है, मुगल बादशाह को चुनौती दे देता है। तो जो संबंध अभी तक कुमाऊं और मुगलों के अच्छे बने हुए आ रहे थे, तो देवीचंद ने वो संबंध बिगाड़ दिए। लेकिन आने वाले जो शासक रहेंगे एक दो, वहां से संबंध वो फिर से अपने अच्छे कर लेते हैं। लेकिन देवीचंद क्या करता है, बादशाह को चुनौती दे डालता है। हालांकि जो मुगल बादशाह होता है वो अपनी सेना ही भेजता है, कुछ विद्रोह टाइप के हो जाते हैं वहां पर, सेना भेजता है, विद्रोह को दबा दिया जाता है और देवीचंद फिर से शांत हो जाता है। कुमाऊं में रोहिला आक्रमणों की शुरुआत देवीचंद की मूर्खता की ही देन है। जो देवीचंद रहेगा ना, इसने क्या किया था, एक रोहिला सरदार था उसकी हत्या करवा दी थी, और इसी हत्या के कारण ही बाद में कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय कुमाऊं पर प्रथम रोहिला आक्रमण होता है। इसी देवीचंद की मूर्खता के कारण ही कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण भी होता है। तो आपको याद रखना है कि कुमाऊं में रोहिला आक्रमणों की शुरुआत देवीचंद की मूर्खता की ही देन है, या फिर कह सकते हैं कुमाऊं में रोहिला आक्रमणों का जो बीज बोया था वो किसने बोया था, वो बोया था देवीचंद ने ही बोया था। तो ये भी दोस्तों छोटे छोटे फैक्ट हैं, ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको हर चीज़ याद रखनी है कि कुमाऊं में रोहिला आक्रमणों का जो बीज बोया था वो किसने बोया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देवीचंद ने ही कुमाऊं में रोहिला आक्रमण का ही बीज बोया था। चलिए ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, किस चंद शासक ने रोहिला सरदार को अपना सेनापति नियुक्त किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देवी चंद ने। फिर देखिए 1726 में क्या हुआ, देवीचंद के जो इसके सलाहकार चाटुकार थे, इन्हीं मंत्रियों ने इसकी हत्या भी करवा दी। देखिए तो कुछ ऐसी स्थितियां अगर सोचिए वहां पर बनी हुई हैं। इस समय हम लोग कह सकते हैं कुमाऊं में अराजकता का माहौल चल रहा है, एकदम से अराजकता का माहौल चल रहा है, क्योंकि जो उसके सलाहकार हैं यहाँ पर उन्हीं की तूती बोल रही है, वो काफ़ी शक्तिशाली यहाँ पर हो गए हैं, खुद ही डिसीजन कर रहे हैं। राजा कह सकते हैं इस समय कठपुतली जैसा शासक बना हुआ है। चलिए ठीक है, तो फिर देखिए देवीचंद के बाद जो अगला राजा बनता है वो बनता है अजीत चंद। अजीत चंद अगर हम लोग बात करते हैं अजीत चंद के शासनकाल की, इसका भी छोटा शासनकाल रहेगा, 1726 से लेकर 1730 ईस्वी तक अजीत चंद का शासनकाल रहता है। अगर हम लोग बात करते हैं अजीत चंद चंद्रवंश के किस क्रम का राजा रहेगा, तो 55वें नंबर का यह राजा रहेगा। चलिए ठीक है, फिर देखिए देवीचंद की मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तभी देवीचंद के दरबारी मानिक बिष्ट ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। जैसे कि देवीचंद की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद उसको उत्तराधिकारी नहीं मिलता है, तो वहां पर एक दरबारी होता है जिसका नाम मानिक बिष्ट, जैसे कि ये मानिक बिष्ट पूरनमल जैसे बता चुका हूँ आपको, ये मुख्यतः इसके सलाहकार थे देवीचंद के। तो मानिक बिष्ट क्या करता है, वहां पर सत्ता अपने हाथ में ले लेता है कुछ समय के लिए। और देखिए अजीत चंद जो होता है दरबारियों के हाथों की कठपुतली जैसा शासक रहेगा। मतलब जैसे कि क्या करता है, मानिक बिष्ट सत्ता अपने हाथ में लेता है, बाद में ये लोग क्या करते हैं, अजीत चंद की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि अजीत चंद कौन था, इसके बारे में भी अभी आपको कहानी मैं बताता हूँ। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए अजीत चंद की हम लोग बात करते हैं, अजीत चंद कौन था। देखिए ये कोई देवीचंद का पुत्र नहीं था। सबसे पहली बात तो आप ये समझेंगे, अजीत चंद देवीचंद का पुत्र नहीं रहेगा। जैसे कि अभी तक क्या हो रहा था, राजा का अगर कोई उत्तराधिकारी है, उसका कोई पुत्र है, तो वही राजा बन रहा था। लेकिन अजीत चंद कौन था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए जैसे कि इस समय हमें उत्तराधिकार नहीं मिल रहा है, देवीचंद का कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, मानिक बिष्ट ने सत्ता अपने हाथों में ली हुई है, तो इसमें दरबार में मतलब कह सकते हैं अराजकता का माहौल चल रहा है। तो इसी समय क्या होता है, अजीत चंद जो होता है वो कटिहार के राजा नरपत सिंह का बेटा होता है, जिसका नाम अजीत सिंह था। जिसका नाम अजीत सिंह होता है, लोग इसको ढूंढ के लाते हैं, और जो इसका मातुल पक्ष होता है, मतलब जो इसका मातृ पक्ष होता है, वो चंद्रवंश से संबंधित होता है। अब जैसे कि इसका मातृ पक्ष चंद्रवंश से संबंधित होता है, तो इसीलिए
इसीलिए क्या करते हैं, अजीत चंद को चंद्रवंश की गद्दी पर बैठा देते हैं देवी चंद के बाद। तो नरपत सिंह का ये बेटा था जिसका नाम अजीत सिंह था, लेकिन मातुल पक्ष की ओर से चंद्रवंश का था, तो इसीलिए इसको अजीत चंद के। फिर देखिए इसके काल में दरबारी षड्यंत्रकारियों ने प्रजा पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। अब अजीत चंद के शासनकाल में क्या था, जो सत्ता थी वो दरबारियों के हाथ में थी। तो होने क्या लग गया था, तो दरबारी थे वो प्रजा पर अत्याचार करने लग गए थे। और फिर क्या होता है, 1730 ईस्वी में दरबारियों ने अजीत चंद की भी हत्या करवा दी। अब देखिए क्या हो रहा है इस समय चंद्रवंश में, जो दरबारी लोग हैं ना वही राजा की हत्या करवा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद देखिए कल्याण चंद चतुर्थ की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कल्याण चंद चतुर्थ को पढ़ने से पहले एक चीज़ हम समझ के चलते हैं। देखिए जब अजीत चंद की जब मृत्यु होती है ना, तो उस समय चंद्रवंश का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं मिलता है। अब जैसे कि इस समय कुमाऊं में उथल पुथल का माहौल चल रहा होता है, तो अब क्या होता है कि जो वहाँ के दरबारी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कोई चंद्रवंश का व्यक्ति ढूंढा जाए और उस व्यक्ति को ही कुमाऊं के सिंहासन पर बैठाया जाए। अब देखिए क्या होता है, इस समय उत्तराधिकारी की तलाश करनी शुरू कर दी थी दरबारियों ने। तो इस समय कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था, तभी दरबारियों ने क्या किया, चंदों के वंशजों की खोज करनी शुरू कर दी। और एक नारायण चंद नाम का एक राजा हुआ करता था, तो उसका एक उनको वारिस मिल गया, जो कि डोटी में मिला उनको। कहाँ, डोटी यानी कि नेपाल में उनको मिला, और गरीबी में जीवन बिता रहा था। और दरबारी इसे कल्याण चंद को अल्मोड़ा ले आए और गद्दी पर बैठा दिया। मतलब कि नारायण चंद का एक वंशज था, उसका नाम था कल्याण चंद, और उसी को लाके उन्होंने क्या किया, डोटी से लेके आए और उसी को उन्होंने क्या किया, कुमाऊं में लाकर वहां की गद्दी पर बैठा दिया। तो कल्याण चंद मूलतः एक किसान हुआ करता था। मतलब उस डोटी में जब वहां था, बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था, तो मूलतः एक किसान हुआ करता था, जो कि दैवीय कृपा से राजा बन गया। दैवीय कृपा से हम लोग कह सकते हैं, मतलब किस्मत से राजा बन गया हो, मतलब इत्तेफाक इसके साथ हुआ था, जो कि ये कृषक से सीधे इसको राजा बना दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि दैवी कृपा से राजा बनने वाला चंद्रवंश का शासक कौन रहेगा, वो रहेगा कल्याण चंद चतुर्थ। चलिए ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं शासनकाल के बारे में। 1730 से लेकर 1747 ईस्वी तक कल्याण चंद चतुर्थ का शासनकाल रहता है। अगर हम लोग बात करते हैं कल्याण चंद चंद्रवंश का किस क्रम का राजा रहेगा, तो 56वें नंबर का यह राजा रहता है। समकालीन परमार शासक प्रदीप शाही रहेगा। चलिए ठीक है, और कल्याण चंद चतुर्थ मूलतः एक किसान रहेगा, जो कि दैवी कृपा से राजा बना था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको करेक्शन कर लेनी है। जब मैं आपको प्रदीप शाह पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको प्रदीप शाह के वहाँ समकालीन कल्याण चंद तृतीय वहाँ पर लिखा दिया था। आपको सही कर लेना है, तृतीय नहीं होगा, ये होगा वहाँ पर चतुर्थ। आप लोग इसको सही कर लेंगे, वहाँ पर तृतीय नहीं होगा, वहाँ पर चतुर्थ होगा। प्रदीप शाह वाली वीडियो जब मैं आपको प्रदीप शाह वहाँ पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर आपको कल्याण चंद चतुर्थ कर लेना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए कल्याण चंद चतुर्थ ने क्या किया था, जैसे ही यह गद्दी पर बैठता है, कल्याण चंद चतुर्थ ने राज्य में चल रहे षड्यंत्रों को खत्म करने तथा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नृशंस तरीके अपनाए थे। मतलब कि जैसे ही कहते हैं ना कि मतलब जैसे ही ये बनता है कृषक से सीधे ही राजा बना दिया जाता है, तो इसने क्या किया, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो भी दरबार में जो भी लोग षड्यंत्र कर रहे थे, उनकी इसने हत्या करवा दी। देखिए कल्याण चंद चतुर्थ ने सभी षड्यंत्रकारियों मानिक पूरनमल और उनके परिवारों की हत्या करवा दी। मतलब कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए इसने जितने भी दरबारी लोग थे जो षड्यंत्र कर रहे थे और जिनका जो मतलब प्रभावशाली हो चुके थे दरबार में, उन सबकी इसने हत्या करवा दी, जिनमें मुख्यतः मानिक चंद और पूरनमल हुआ करते थे। मानिक बिष्ट और पूरनमल हुआ करते थे। फिर देखिए कल्याण चंद चतुर्थ ने गुप्तचर संस्था की भी स्थापना की थी। महत्वपूर्ण है, किस चंद्र शासक ने गुप्तचर संस्था की स्थापना की थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कल्याण चंद चतुर्थ ने ही गुप्तचर संस्था की स्थापना की थी। फिर देखिए भवानीनाथ पांडे कल्याणचंद चतुर्थ का ही ये गुप्तचर हुआ करता था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भवानीनाथ पांडे किस चंद्र शासक का गुप्तचर था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कल्याणचंद चतुर्थ का। चलिए ठीक है, फिर देखिए कल्याण चंद ने ही क्या किया था, अल्मोड़ा में एक चौमहल बनाया था। चौमहला महल का निर्माण भी इसने करवाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पहले क्वेश्चन चौमहला महल कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा में। तो चौमहला महल का निर्माण अल्मोड़ा में किस चंद्र शासक ने कराया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कल्याण चंद चतुर्थ ने ही इसका निर्माण करवाया था। फिर देखिए यहाँ पर से शुरू हो जाते हैं कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण। कल्याण चंद चतुर्थ के शासनकाल में ही रोहिला आक्रमण यहाँ से अब हो जाएंगे शुरू। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको देवी चंद जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको ये बताया था कुमाऊं में जो कि रोहिला आक्रमण
को करने की जो मतलब रोहिला आक्रमण जो होंगे ना, उसकी जो नींव डाली थी वो डाली थी देवीचंद ने, क्योंकि उसने कोई रोहिला सरदार था उसकी हत्या कर दी थी। तो देखिए रोहिला आक्रमण हम लोग पढ़ते हैं 1743 1744 ईस्वी में यह आक्रमण हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों, एग्जाम में पूछी भी गई है कि कुमाऊं में रोहिला आक्रमण कब हुआ था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1743-44 में ही कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण हुआ था। तो 1743 ईस्वी में कुमाऊं में प्रथम रोहिला आक्रमण हुआ। देखिए इससे पहले कुमाऊं में रोहिला आक्रमण नहीं हुआ है, तो 1743 में कुमाऊं में यह प्रथम रोहिला आक्रमण होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं रोहिला सेना का नेतृत्व कौन करेगा, तो अली मोहम्मद रोहिला सेना का इसमें नेतृत्व करता है। और अली मोहम्मद वर्षित कल्याण चंद चतुर्थ यह युद्ध रहेगा, मतलब कि जिस समय अली मोहम्मद जो कि रोहिला सरदार था या फिर कह सकते हैं रोहिला राजा था, उसने क्या किया था कुमाऊं पर आक्रमण किया था। उस समय चंद्रवंश का राजा कौन रहेगा, कल्याण चंद चतुर्थ इस समय चंद्रवंश का राजा रहेगा। डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेट आपको याद रखनी है। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आके आक्रमण किया। ये कहा जाता है कि भीमताल के नीचे परगने में कोई छकाता परगना हुआ करता था। कहाँ पर, कोई छकाता परगना। तो इसी छकाते परगने में ही एक छकाता परगना में ही एक विजयपुर नामक स्थल था, तो वहीं पर यह युद्ध हुआ था। और जिसमें जो चंद्र सेना होती है वो हार जाती है, जो कि अभी आपको बताऊंगा। और यहाँ पर कोई रुद्रपुर का भी युद्ध हुआ था इसी दौरान, कोई रुद्रपुर का भी इसी दौरान एक युद्ध होता है। चलिए ठीक है, हम लोग और जान लेते हैं इस रोहिला आक्रमण के बारे में। फिर देखिए रोहिलाओं ने कल्याण चंद चतुर्थ पर आक्रमण किया तथा रोहिला अल्मोड़ा तक पहुंच गए थे। अल्मोड़ा यानी कि चंदों की राजधानी हुआ करती थी। तो रोहिलाओं ने कल्याण चंद चतुर्थ पर आक्रमण किया और रोहिला अल्मोड़ा तक पहुंच गए थे। अब जैसे कि बहुत भारी मारकाट यहाँ पर रोहिलाओं ने मचा दी थी। फिर देखिए कल्याण चंद चतुर्थ ने क्या किया, भाग गया और भागकर गढ़वाल की तरफ भाग गया। इस समय गढ़वाल में कौन है, गढ़वाल में इस समय जो परमार वंश का शासक रहेगा वो रहेगा प्रदीप शाह। अब कल्याण चंद ने क्या किया, गढ़वाल की तरफ भागा और प्रदीप शाह से इसने सहायता मांगी। प्रदीप शाह ने भी जो पिछले गिले शिकवे थे सब कुछ भुला दिए और कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता करने के लिए राजी हो गया। फिर देखिए क्या होता है यहाँ पर यह होगा प्रदीप शाह की सेना और कल्याण चंद चतुर्थ की एक सेना, सम्मिलित सेना हो गई। यहाँ पर दोनों की सेना सम्मिलित हो गई और एक तरफ कल्याण चंद की सेना, प्रदीप शाह की सेना और दूसरी तरफ रोहिला सेना। तो इन दोनों में एक भीषण युद्ध होता है। इन दोनों के देखिए संयुक्त रूप से इनकी सेना होने के बावजूद भी रोहिला सेना से ये लोग हार जाते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जैसे कि रोहिलाओं का नरसंहार यहाँ पर चल रहा था, तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हिंदू थे मुसलमान बन गए थे। आज भी अगर हम लोग अल्मोड़ा की बात करते हैं तो बहुत सारे हमको हिंदू ऐसे मिलते हैं जो मुसलमान बनकर भी हिंदू जाति का वहाँ प्रयोग करते हैं, मतलब हिंदू जाति नाम ही वहाँ पर लिखते हैं। तो प्रदीप शाह की सेना और कल्याण चंद की सेना ने यहाँ पर एक तरफ थी और रोहिला सेना इसमें एक तरफ थी। रोहिला सेना जीत जाती है और ये जो गढ़वाल और कुमाऊं की जो सम्मिलित सेना है यह इसमें हार जाती है। तो गढ़वाल व कुमाऊं की संयुक्त सेना रोहिलों से हार गई। तत्पश्चात एक संधि होती है। अब इस संधि में देखिए क्या होता है, इस संधि में ये होता है, संधि में रोहिला सेना ने चंद राजा से 3 लाख रुपए की मांग कर दी। जैसे कि युद्ध हुआ, अब युद्ध में रोहिला जीत गए और रोहिलाओं को जीतने के बाद रोहिलाओं ने क्या किया, एक संधि का जो मतलब इन्होंने एक संधि का प्रस्ताव रखा और रोहिलाओं ने उस संधि में 3 लाख रुपए की डिमांड कर दी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कल्याण चंद चतुर्थ के पास 3 लाख रुपए न होने के कारण परमार शासक प्रदीप शाह ने 3 लाख रुपए उधार देकर यह रकम चुकाई थी। देखिए मैंने आपको बताया ना, जैसे कि देवीचंद ने इतनी बुरी हालत कर दी थी राज्य की, कल्याण चंद चतुर्थ के पास 3 लाख रुपए भी नहीं थे संधि के रूप में चुकाने के लिए। तो प्रदीप शाह ने सहायता की थी कल्याण चंद चतुर्थ की। प्रदीप शाह ने 3 लाख रुपए उधार दिए कल्याण चंद चतुर्थ को और उसके बाद ही इसने वो जो संधि में प्रस्ताव रखा था रोहिलों ने, उसी संधि में 3 लाख रुपए प्रदीप शाह की वजह से ही कल्याण चंद चतुर्थ दे पाया था। फिर देखिए गढ़वाल व कुमाऊं के इतिहास में पहली बार कुमाऊं व गढ़वाल की सेना ने मिलकर युद्ध किया था, परंतु हार का सामना करना पड़ा। अभी तक देखिए गढ़वाल और कुमाऊं की सेना ने सम्मिलित होकर एक भी युद्ध नहीं लड़ा है। तो पहला ही युद्ध रहेगा जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं की जो या फिर कह सकते हैं परमारों और चंदों की सेनाएं सम्मिलित रूप से युद्ध करती हैं और लेकिन उसके बावजूद भी हार जाते हैं। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि किन गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त सेनाओं ने जिस समय एक संयुक्त युद्ध लड़ा था रोहिलों के विरुद्ध, उस समय गढ़वाल और चंद का सेना, जो गढ़वाल और चंद का राजा कौन था, चंदों का राजा कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गढ़वाल में हो जाएगा प्रदीप शाह और चंदों का राजा कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा कल्याण चंद चतुर्थ। तो ये आपको दोनों नाम दोस्तों याद रखने हैं, कल्याण चंद चतुर्थ और प्रदीप शाह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों के दोनों नाम, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया है, एक साथ लड़के युद्ध किया है, सम्मिलित रूप से युद्ध किया है। अभी तक ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ है जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं की सेना ने मिलकर
सम्मिलित रूप से युद्ध किया हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। फिर देखिए प्रदीप शाह ने कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता कर उसे कुमाऊं की गद्दी पर भी पुनः प्रतिष्ठापित किया था। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता किसने की थी उसको गद्दी पर पुनः से प्रतिष्ठापित करने की? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रदीप शाह ने ही यह सहायता की थी। चलिए ठीक है। फिर देखिए रोहिले चंद राज्य में बाराखोली, देखिए बाराखोली यहाँ पर इसका जो असली नाम है बाराखेरी इसका नाम है। तो रोहिले चंद राज्य में बाराखोली नामक स्थान पर एक छोटी सी सेना रखकर चले गए। मतलब कि उन्होंने क्या किया, एक सेना वहां पर रख के चले गए कुमाऊं वाले भाग में कि अगर कोई भी जो चंद शासक हैं कोई भी हलचल करते हैं तो हमारे जो सैनिक हैं उसको निपटा दें। तो इसमें क्या होता है, एक सेना रखकर चले गए, लेकिन 1745 में शिवदेव जोशी के नेतृत्व में चंद सेना ने बाराखोली से रोहिलों को भगा दिया। तो यहाँ से शिवदेव जोशी की भी एंट्री हो गई है और 1745 में इन्होंने क्या किया, चंद सेना ने बाराखोली से रोहिला सेना को भगा दिया। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, रोहिलाओं का अंत यहाँ पर किया जाता है। हालांकि बाद में जब प्रदीप शाह ने जैसे कि कल्याण सिंह चतुर्थी की सहायता की थी, तो रोहिलों ने बाद में क्या किया था, दून घाटी पर हमला किया था, जो गढ़वाल का क्षेत्र रहेगा यहाँ के प्रदीप शाह के राज्य में। तो प्रदीप शाह के राज्य में भी 2 बार इन्होंने रोहिलाओं का आक्रमण हुआ था। प्रदीप शाह वाली आप वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ वहां से वो आक्रमण देखने को मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कल्याण चंद चतुर्थ ने क्या किया, इसके बाद जितनी भी ये घटनाएं हो जाती हैं, इसके बाद रोहिलों की शिकायत लेके यह दिल्ली दरबार पहुंच गया कि अब ये दिल्ली जाता है मुगलों के पास। अब देखिए इस अवसर पर वह जागेश्वर मंदिर से मोती ऋण रूप में ले गया था। देखिए जब हम आपको देवी चंद पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पर कल्याण चंद की ऐसी हालत हो जाएगी, उसके पास जो वहाँ पर शासक बैठा रहेगा मोहम्मद शाह रंगीला, उसको देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, जागेश्वर मंदिर से मोती ऋण रूप में ले गया था। बाद में 8 गांव यहाँ पर दे दिए गए थे जागेश्वर को इस ऋण को चुकाने के लिए। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कल्याण चंद चतुर्थ का स्वागत किया तथा तराई क्षेत्र की सनद पुनः इसको प्रदान कर दी थी। इस प्रकार से जो मुगल बादशाह का इसमें हस्तक्षेप होता है और पुनः से क्या होता है, कल्याण चंद चतुर्थ को मिल जाती है, फिर से जो तराई वाला क्षेत्र होता है पुनः से मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से कैसे बनेगा, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जिस समय कल्याण चंद चतुर्थ दिल्ली दरबार में गया था उसमें मुगल शासक कौन था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला उसमें मुगल शासक रहेगा। या क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जिस समय कल्याण चंद चतुर्थ मोहम्मद शाह रंगीला से मुलाकात करने गया था तो वह किस मंदिर से मोती ऋण रूप में लेके गया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जागेश्वर मंदिर से ही वह क्या करके गया था, मोती को ऋण रूप में लेके गया हुआ था। देखिए जिस समय कल्याण चंद चतुर्थ दिल्ली जा रहा था, काशीपुर में उसे मुगल वजीर कमरुद्दीन के द्वारा कल्याण चंद चतुर्थ को सम्मान में गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। तो बहुत ही दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कल्याण चंद चतुर्थ को गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किसने किया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मुगल वजीर था कमरुद्दीन, इसी ने ही कल्याण चंद चतुर्थ को गॉड ऑफ ऑनर के द्वारा सम्मानित किया था। तो ये दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको नहीं छोड़ने हैं। इसी दौरान कुछ और दोस्तों यहाँ पर आक्रमण होते हैं, जैसे सफदरगंज का एक नवाब होता है, वहाँ पर क्या हुआ था, उसने आक्रमण, सफदरगंज नामक एक नवाब होता है, उसने क्या किया था, इस पर आक्रमण कर दिया था। किस पे? कल्याण चंद चतुर्थ पर एक आक्रमण किया था। तो यहाँ पर शिवदेव जोशी होता है, तराई वाले भाग पर आक्रमण होता है। शिवदेव जोशी को सफदरगंज के द्वारा 1 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया जाता है। बाद में मुगल हस्तक्षेप के कारण शिवदेव जोशी को हालांकि छोड़ दिया जाता है। तो ये यहाँ पर भी आक्रमण होते रहे हैं कल्याण चंद चतुर्थी के शासनकाल में भी। फिर देखिए शिवदेव जोशी ने बेंसर ग्राम को ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराया था। देखिए जो बेंसर है ना, इसको चंदों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है चंद शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या रहेगी, बेंसर। तो ये इसमें वो जो बेंसर ग्राम को ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल के रूप में किसने विकसित कराया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शिवदेव जोशी ने। और इसी बेंसर को ही चंदों की ग्रीष्मकालीन राजधानी माना जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए कल्याण चंद चतुर्थ के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कवि शिव ने। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना किस चंद्र शासक के समय की थी? कल्याण चंद चतुर्थ से आपको याद रखना है। देखिए कल्याण चतुर्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर आपके सामने ऑप्शन कैसे आ जाएंगे, कल्याण चंद्र प्रथम, कल्याण चंद्र द्वितीय, कल्याण चंद्र तृतीय, कल्याण चंद्र चतुर्थ। तो आपको ऐसे कंफ्यूज वहां पर किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है कल्याण चंद्र चतुर्थ।
फिर देखिए कल्याण चंद चतुर्थ का 1746 ईस्वी का एक पाटोपत्र सल्ट स्थित सैंड माथुर से मिला है। मतलब उसका एक ताम्रपत्र हमको मिलता है, पाटोपत्र, जो कि मिलता है हमको सल्ट में, सल्ट स्थित सैंड माथुर से मिलता है। देखिए इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं। देखिए इसमें लछी गुसाई मनराल का उल्लेख है। एक लछी गुसाई मनराल नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में हमको इसकी जानकारी मिलती है। इसे एक अत्याचारी राजा बताया गया है। तो अगर क्वेश्चन बनता है दोस्तों लच्छी गुसाई मनराल के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है यह एक अत्याचारी राजा था, और इसका जो हमको उल्लेख मिलता है जो कल्याण चंद चतुर्थी का 1746 में उसने एक ताम्रपत्र जारी किया होगा, उसमें हमको इसकी जानकारी मिलती है। फिर देखिए कल्याण चंद चतुर्थ अपने अंतिम समय में अंधा हो गया तथा 1747 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रही थी दोस्तों कल्याण चंद चतुर्थ से संबंधित जो बात थी देवी चंद्र से और अजीत चंद्र से। तो यहाँ से जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, जो भी यहाँ से फैक्ट है वो आपको सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो दोस्तों एक बात आपसे और कहूँगा, हमारे फेसबुक पेज से आप ऐड हो जाइए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जितनी भी जानकारी रही थी इन 3 शासकों से वो आपको प्रदान कर दी गई है, उपलब्ध करा दिए गए हैं। और अगली वीडियो में आपके चंद वंश के जो शासक रहेंगे वो समाप्त हो जाएंगे, फिर हम चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।